सही है। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं ठीक है, चलो आगे देख लिया जाए। डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस, जो तीन पॉस्टुलेट दिए थे, वो क्या था? हाइपोथेसिस था। सही है। उसी को डेविसन जर्मर ने भी क्या किया था बाद में, वो तो उसका किया था ना, डी ब्रोगली का। डेविसन जर्मर ने क्या किया था? एक्सप्लेनेशन दिया था। इसी तरीके से बोहर का जो सेकंड पॉस्टुलेट था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एक स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या था? एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई था। इसी का एक्सप्लेनेशन दिया था किसने? डी ब्रोगली ने बोला कि भाई बोहर जो तुमने बोला है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अब डी ब्रोगली ने क्या बोला था? डी ब्रोगली ने क्या बोला था? डी ब्रोगली का ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस था कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगा। उन्होंने बोला था एक वेव एसोसिएटेड होगा जिसका वेवलेंथ कितना होता था? एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी। डी ब्रोगली वेवलेंथ जिसको हम लोग बोलते थे, और इलेक्ट्रॉन का निकाला था हमने, कितना आया था उसका वैल्यू? 12.27 अपॉन में रूट वी एंगस्ट्रॉम। बहुत बढ़िया। 2 महीने बाद बोर्ड है ना, अभी थोड़ी रिवाइज होगा, बाद में होगा। बोर्ड के बाद 3 महीने छुट्टी मिलेगी ना, क्या करेंगे? फिजिक्स रिवाइज करेंगे तब, सारा फार्मूला बढ़िया से। अभी रिसेंट लास्ट चैप्टर का ये फार्मूला है, लास्ट टॉपिक है, रिवाइज रिवाइज नहीं है। डी ब्रोगली ने बोला था कि अगर कोई भी पार्टिकल चल रहा है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगा। अब बोहर ने क्या कहा? बोहर ने यह बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी क्या होगा? वेव एसोसिएटेड होगा, वेव होगा। तो इसी को डी ब्रोगली ने यह बोला था कि देखो, दो तरीके, एक वेव होता है हमारा स्टैंडिंग वेव होता है, एक नॉन स्टैंडिंग वेव होता है। ठीक है, वेव एंड ऑसिलेशन में बताया गया था इस चीज को। नोड एंटी नोड्स बनते हैं हमारे। एक वेव है, जैसे बोहर ने क्या बोला था कि इस स्टेशनरी ऑर्बिट में एनर्जी चेंज नहीं होती है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है। एक स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो n इज इक्वल टू 3 है, तो इसकी एक एनर्जी है E इक्वल्स क्या पढ़े थे? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है ना? तो एक ऑर्बिट का अपना एक फिक्स्ड एनर्जी है। ये 3 की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो कितना आया था? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं पहले ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो कितना था? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स हर एक ऑर्बिट का एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? हर एक ऑर्बिट का एनर्जी कांस्टेंट है। और उस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो डी ब्रोगली ने क्या बोला कि सर इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, और पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होता है, क्योंकि जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी एनर्जी कांस्टेंट है। इसका मतलब वो एक स्टैंडिंग वेव बना रहा होगा, क्योंकि स्टैंडिंग वेव जो होती हैं उनका एनर्जी कांस्टेंट रहता है। स्टैंडिंग वेव एनर्जी कांस्टेंट होती है। अब क्या होता है स्टैंडिंग वेव, उसको समझ लेते हैं। स्टैंडिंग वेव का मतलब होता है कि मान लो दो जगहों पे मैंने क्या किया, एक रस्सी को मैंने बांधा है, एक रस्सी को मैंने बांधा है, और रस्सी को बीच में से पकड़ के मैंने इसे डिस्टर्ब किया, तो क्या बनेगा यहाँ पे? ऐसे वेव बनेंगे कि नहीं? एक बार ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से ये होने वाला है। सही है। तो जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी वेवलेंथ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर हो जाएगा, वेवलेंथ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर हो जाए, इसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। स्टैंडिंग वेव बोला जाता है। ठीक है। या तो 1 लैम्डा के बराबर हो, या तो 2 लैम्डा के बराबर हो जाए, ऐसा कुछ। आता रही समझ में? 2 लैम्डा के बराबर हो जाए, इस तरीके से। मतलब 1 लैम्डा, 2 लैम्डा। या तो 2 लैम्डा के बराबर हो जाए, या तो 3 लैम्डा के बराबर हो जाए, या तो 4 लैम्डा के बराबर हो जाए। अगर उसके अलावा अगर लेंथ लेंथ अगर 1.5 लैम्डा हुआ, आधा लैम्डा हुआ, 2.5 लैम्डा हुआ, तो ये हमारे नॉन स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं, और वहां पे एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है।
जब भी पूरा का पूरा लेंथ एक कंप्लीट वेवलेंथ बनाता है, 2 कंप्लीट वेवलेंथ, 3 कंप्लीट वेवलेंथ, तो ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव्स। और स्टैंडिंग वेव्स में एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी कांस्टेंट यहां से लिया गया था क्योंकि बोहर ने भी बोला यही बात कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब उसकी एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी चेंज कब आएगा? जब हायर लेवल से लोअर लेवल या लोअर लेवल से हायर लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा, जब भी ट्रांजिशन हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, तब एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही होगी, एनर्जी चेंज होगी। लेकिन अगर एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो एनर्जी वहां पे क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब उसी को डी ब्रोगली ने क्या किया? वेव में ले गए, वेव में ले गए उसी चीज को। एनर्जी कांस्टेंट स्टैंडिंग वेव होता है, और स्टैंडिंग वेव का मतलब होता है कि जब भी पूरा का पूरा लेंथ एन लैम्डा के बराबर हो जाए, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ठीक, इसीलिए क्या लिखा गया कि पूरा का पूरा लेंथ, वेव का पूरा लेंथ कितना होगा? सरकमफेरेंस के बराबर होता है। वो पूरा का पूरा लेंथ किसके बराबर हो जाए? एन लैम्डा के बराबर। अगर एक वेव ऐसे चल रहा है, जैसे देखो यहां से लेकर यहां तक, ये वेव आया कि नहीं आया? आया ना? तो ये क्या है हमारा? ये क्या है? लेंथ ऑफ वायर है, मीन्स सरकमफेरेंस है। किसी भी सर्किल को अगर तुम देखोगे और मैंने तुमसे पूछा लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, जैसे मैंने पूछा कि कितना वायर लगा इस सर्किल को बनाने में, किसके बराबर होता है? सरकमफेरेंस के बराबर होता है। और वही मतलब लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए था। और लेंथ ऑफ वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर किसके बराबर हो गया? एन लैम्डा के बराबर हो गया। इतनी बात हमको समझ में आ गई, ठीक। तो यहां तक हम लोगों ने अभी लिखा था। वही चीज यहां बताया गया है कि अगर एन इज इक्वल टू 3 है तो देखो 3 वेव्स बने हैं इस तरीके से, मतलब 3 लैम्डा के बराबर है। 4 है तो 4 लैम्डा के बराबर बना है। इसी तरह से एन होगा तो एन लैम्डा के बराबर बनेगा। ये वेव्स को दिखाया गया है कितने जगह उठा हुआ है, 1 क्रेस्ट, 2 क्रेस्ट, 3 क्रेस्ट। ट्रफ कहीं बीच में होगा, उसको नहीं बनाया गया। 1 क्रेस्ट, 2 क्रेस्ट, 3 क्रेस्ट, 4 क्रेस्ट, सही है ना? 4 लैम्डा बना हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। और हमको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी लिख सकता हूं मैं, मास इनटू वेलोसिटी। सपोज करो जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा था उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी क्या है? v है। मैं इस लैम्डा को उठाकर यहां रखूंगा। देयरफॉर 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच बाई एम वी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 पाई को इधर भेजो, एम वी को इधर भेजो, तो क्या हो गया? एम वी आर इक्वल्स एन एच अपॉन 2 पाई। और क्या यही बोहर का सेकंड पॉस्टुलेट था? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो इसी चीज को, बोहर के सेकंड पॉस्टुलेट को डी ब्रोगली ने समझाया वेव थ्योरी को लेकर के। क्योंकि डी ब्रोगली ने क्या बताया था? वेव थ्योरी बताया था, मैटर वेव्स होते हैं, सही है। तो उससे क्या किया उन्होंने? बोहर के सेकंड पॉस्टुलेट को यहाँ पे वेरीफाई किया और बोला कि जो आपने हाइपोथेसिस बोला था वो हाइपोथेसिस नहीं है, रियलिटी में वो बात एग्जिस्ट करती है हमारी, ठीक। देखो इतना। अब लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल देख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का इस चैप्टर का। और एक चीज याद रखना, जितने भी लिमिटेशंस पढ़ाए गए हैं, चाहे वो रदरफोर्ड का हो, चाहे वो बोहर का हो, चाहे वो जे थॉमसन का हो, लिमिटेशन जरूर याद रखना लो। क्योंकि 2 नंबर में बोर्ड क्या करता है, कभी कभी कॉमेडी के मूड में रहता है तो वो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है लिमिटेशंस बताओ क्या है। थ्योरेटिकल है, 4 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी है वो याद रखना पड़ेगा तुम्हें। बोहर का सबसे पहला लिमिटेशन ये था कि बोहर ने जो मॉडल बताया था, बोहर ने जो थ्योरी बताई, वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल था किस पर? हाइड्रोजेनिक एटम्स में, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम्स, मींस। और मोर स्पेसिफिकली बोला जाए तो सिर्फ हाइड्रोजन पे ही ये वैलिड भी हो रहा था। लेकिन लिथियम पे और हीलियम पर भी ये वैलिड हो गया था। मींस सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? हाइड्रोजेनिक एटम्स पे ही ये एप्लीकेबल था, मतलब स्मॉल एटम्स पे, हाइड्रोजेनिक एटम्स पे क्या था ये? एप्लीकेबल था। मींस जेड जिसका 1 होना चाहिए। फेल कर गया ये, फेल कर गया जिसका जेड क्या था? ग्रेटर देन 1 था। मतलब बड़े बड़े जो एटम्स थे उस पर ये थ्योरी फेल कर गई, ये मॉडल फेल कर गया बोहर का, ठीक।
तो सबसे पहला लिमिटेशन ये था। दूसरा क्या लिखे हैं हम लोग? ठीक है, दूसरा ये था कि बोहर ने ये बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है ये mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, लेकिन सर इलिप्टिकल ऑर्बिट भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता था इलिप्टिकल ऑर्बिट है। जैसे ग्रेविटेशन की जो थ्योरी बनाई गई थी, सबसे पहले क्या माना गया कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब हेलियोसेंट्रिक मॉडल आया हमारा, सन सेंटर पे होगा, मतलब सेंटर पे रखा गया है, मतलब फोकस पे होगा एक इलिप्स के, तो बाद में पता चला और फर्दर स्टडी के बाद कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो हम उसके जैसे ही समझते हैं एटम को भी। एटम को भी हम क्या करते हैं, हेलियोसेंट्रिक मॉडल जैसा ही समझते हैं, या पहले आता है जियोसेंट्रिक मॉडल, उसी के जैसा समझा जाता है कि क्या है, सारा का सारा मास एक जगह पे कंसंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। जैसे सन बीच में है और प्लेनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन कायदे में देखा जाए तो सन बीच में नहीं है, सन फोकस पे है, थोड़ा सा शिफ्ट होकर के सेंटर पे नहीं होता है। तो यही चीज बोला गया बोहर से कि भाई ये भी तो पॉसिबल है कि हमारा जो भी सोलर सिस्टम जिस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन, प्लेनेट इलेक्ट्रॉन है और सन जो है वो न्यूक्लियस है। तो बोहर इसको भी नहीं समझा पाए। बोहर कहे नहीं भाई, और सर्कुलर ही है, मेरे जहां तक नॉलेज में सर्कुलर ही है। तो इस चीज को भी वो नहीं समझा पाए। ठीक, तो और तीसरा क्या था हमारा, इंटेंसिटीज के बारे में नहीं बता पाए। तो सेकंड क्या बताया, सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में बताया गया था, इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। इलिप्टिकल ऑर्बिट के एग्जिस्टेंस पे कोई बात नहीं हुई थी। और अगर तुम लोग पढ़े होगे तो सर ने केमिस्ट्री में बताया भी होगा तुम्हें कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही मूव करते हैं। इस तरीके से हो जाता है ना, वो मॉडल बनाया होगा इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का मॉडल बनाया होगा ना इस तरीके से, कुछ एटम होता है इस तरीके से, इधर से ऐसे बनाया होगा, इधर से ऐसे बनाया होगा। ये क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट थोड़ी है ये कौन सा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। बात समझ में आया ना? तो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है हमारा, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता। इसी चीज को नहीं समझा पाए थे। तीसरी जो इनके लिमिटेशन थी वो ये था कि स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में तो बताया कि हाइड्रोजन एटम से स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही हैं, लेकिन कितना गाढ़ा होगा, कितनी इंटेंसिटी होगी, इसके बारे में नहीं बता पाए। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में ये नहीं बता पाए थे। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में ये नहीं बता पाए, यहाँ पे ये फेल कर गया था। ठीक है ना? तो इंटेंसिटी के बारे में नहीं बता पाए, बस इतना बताया कि हाँ हाइड्रोजन एटम जो हम लोग क्या करेंगे इसका, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के हाइड्रोजन आयोनाइज करते हैं हम लोग, तो वहां से स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है हमारी, बैंड बनता है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा हमारा। लेकिन कितना इंटेंस होगा वो, इसके बारे में कोई चर्चा वो नहीं किए थे। तो ये हो गया एक और लिमिटेशन। और लास्ट लिमिटेशन क्या था, वेव प्रॉपर्टी को इन्होंने नहीं लिया। अभी इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे तो उसमें डी ब्रोगली ने क्या किया था, वेव प्रॉपर्टी से लेके समझाया mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। लेकिन बोहर इस चीज को नहीं समझाए थे। बोहर ने कोई वेव प्रॉपर्टी को नहीं लिया। उन्होंने क्या लिया था, वेव प्रॉपर्टी को नहीं लेकर के वो किससे समझाए थे बोहर ने, पार्टिकल वाले से, फोटॉन, फोटॉन से ने समझाया था। तीसरा पॉस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो एच न्यू एनर्जी रिलीज करेगा। वो कौन सी थ्योरी है, पार्टिकल थ्योरी है, फोटॉन वाली थ्योरी है वो। ठीक, तो वेव थ्योरी को इन्होंने अकाउंट में नहीं लिया था, जिसको बाद में करेक्ट किया किसने, डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने करेक्ट किया था उसको कि भाई वेव थ्योरी से भी तुम समझाओगे तो तुम्हारा सेकंड पॉस्टुलेट वैलिड है। आता है ये समझ में? तो ये था हमारा इस पूरे चैप्टर में। अब कल जो है कि कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखा जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियाई शुरू करेंगे। ठीक, कोई डाउट आउट हो तो बोलो।